आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इस बार 2023-24 के स्तर के अनुसार वो पेपर में आने के उनके चांस है वो पूरे पूरे हैं। इसलिए यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और बिना स्किप के बढ़िया ढंग से समझना है। ध्यान रहे कि आज के इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और यहां से एक प्रश्न वो परीक्षा में आपको जरूर दिखाई देगा, इसलिए बाद में धोखा ना हो। ध्यान दें, एक एक शब्द को ध्यान से समझना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल समझने का मात्र है। देखिए प्रश्न को पढ़ो पहले। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो, यानी एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। अरे भाई कोई भी पद ज्ञात करते हैं, nवां पद ज्ञात करने के लिए ए एन डी चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि 31वां पद ज्ञात करना है तो हमें ए एन डी ये चाहिए। कहां से लेके आएंगे? देखो इसके लिए भी उसने थोड़ा सहारा दिया हमें, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, यानी हमें 11वां पद दे दिया और 16वां पद दे दिया और इनके माध्यम से हमें 31वां पद ज्ञात करना है। समझ में आ रही है बात? ध्यान दें, यहां आपको विशेष तौर से यह ध्यान होना जरूरी है कि दिया क्या है। देखो मैं जितने भी सवाल हैं वो आपको दिया है उसी से ज्ञात करवाता हूं, सरल करवाता हूं। यहां एक तो दिया है 11वां पद और 11वें को हम A11 से लिख सकते हैं और उसका मान कितना है 38, ये लो 38। उसके बाद ये 16वां पद, तो देखो 16वां पद कितना दे रखा है 73, ये लिख दिया, ये दिया गया है आपको, इतना ही मैटर दिया है और इन्हीं के माध्यम से हम क्या करेंगे अन्य पद यानी 31वां पद ज्ञात करेंगे। आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अभी? ज्ञात करना है क्या 31वां पद, और 31वें पद को हम A31 लिखते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें, कहां से शुरू करें सवाल को? अरे टेंशन मत लिया करो, तभी तो मैं लिखाता हूं ना दिया गया ज्ञात करना, लिखाता हूं सबसे पहले हर सवाल में। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सेकंड यहां सोचो दिया क्या है, वही चीज वापस लिख लो, बस स्टेप यहीं से शुरू करना है आपको। और जब एक स्टेप शुरू हो जाता है तो इंसान को सारी सीढ़ियां है वो केवल मात्र पग पैर उठाने से ही अगली सीढ़ी अपने आप स्वतः ही पैर के नीचे आती रहती है। इसलिए ध्यान रखें, दिया है उसी से शुरू कर देते हैं। देखिए A11 बराबर 38 दिया है आपको, या आप हल कर रहे हो, यहाँ सरल कर रहे हो, ठीक है। A11 यानी 11वां पद बराबर 38 दे रखा है। अब आपको पता हो तो आप क्या इस 11 की जगह ये लिख सकते हैं क्या A+10D, जो मैंने पीछे के प्रश्नावली में आपको अच्छे से बताए हुए हैं। क्या ऐसा लिख सकते हो? A11 की जगह A+10D लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो भी, मैं रफ में बताऊंगा, यहां नहीं बताऊंगा। देखिए मैं यहां केवल कारण लिखूंगा कि मैंने A11 की जगह क्या लिख दिया A+10D लिख दिया, ठीक है। वो क्यों लिखा है ध्यान दें, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र तो आपको पता है ना, ये होता है AN बराबर A+n-1 इंटू डी होता है। आपको 11वां पद ज्ञात करना, इसलिए n का मान 11 हो गया। बोलो A प्रथम पद, n की जगह 11 -1 गुणा d के d, A11 बराबर A+10, 11 में से 1 गया 10 बच गया ना, ये लो 10D, यानी A11 के बराबर क्या आया A+10D आया ना, इसलिए मैंने 11 की A11 की जगह A+10D लिख सकता हूं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अर्थात 11वां पद है तो 1 कम D लगा दिया, यानी 11 में से 1 कम कर दिया 10D, A+1 कम D, ऐसे याद कर लो इनको। ये रफ था भी, ये यहां ना जोड़े, ठीक है। ये लो अब देखो ये 11वां हो गया, इसे समीकरण नंबर 1 देते। अब आपको ये भी तो दे रखा है और काम लेने के लिए तो दे रखा है भी, काम लेना है हमें, तो काम कैसे ले? जैसे दिया है वैसे लिख लो। A16 बराबर कितना 73 दे रखा है, तो मैंने लिख दिया भी, ये तो दिया है आपको। अब आप इस A16 की जगह क्या लिख सकते हो A+15D लिख सकते हो, बराबर में 73 के 73,
समीकरण बना दूं मैं 2। उसका रीजन भी यहां लिख दो आप कि भाई a16 की जगह आपने ऐसा क्यों लिखा, a16 बराबर a प्लस 15d होता है, इसलिए लिखा आपने। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। भाई मैंने किया क्या है, a11 दे रखा था, मैंने a11 लिख दिया और 11 की जगह a प्लस 10d कर दिया। इसी प्रकार से a16 दे रखा था, मैंने a16 बराबर 73 के सेम टू सेम लिखे और इस a16 की जगह a प्लस 15d कर दिया, बराबर में 73। समीकरण बन गए 1 व 2। अब देखो समीकरण 1 2 बन गए तो इनको अपन कौन कौन सी विधि से सरल कर सकते हैं। मैंने तीसरी प्रश्नावली में बताए थे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को कैसे सरल किया जा सकता है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बताई थी ना। तो आपको जो भी अच्छी लगे उस विधि से इसे सरल कर लो। मुझे विलोपन विधि सरल लगती है तो मैं विलोपन विधि बता रहा हूं, सरल लगती है, छोटी भी होती है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सरल करने पर, ये लो भी सरल करने पर। अब विलोपन विधि में होता क्या है, देखो विलोपन विधि में जो भी चर होते हैं, दो चर होते हैं, आपको पता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण में तो दो ही चर होते हैं। यहां जैसे पहला समीकरण उसमें दो चर कौन कौन हो गए, a और d हो गया, दूसरे समीकरण में भी a और d हो गया ना। तो इन दो चरों में से कोई एक चर को विलोप करना होता है। ठीक है, विलोप करने के लिए जिस चर को आप विलोप करते हो उनके गुणांक बराबर होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ a को विलोप करूं, a को विलोप करूं तो a के गुणांक देखूंगा दोनों समीकरणों में। पहले समीकरण में a का गुणांक क्या है 1, दूसरे समीकरण में a का गुणांक क्या है 1, तो बराबर है कि नहीं, गुणांक बराबर है। और चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। अगर एक प्लस का है तो दूसरा प्लस का नहीं होना चाहिए, दूसरा माइनस का होना चाहिए। अगर एक माइनस का है तो दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ दोनों ही क्या है, प्लस के हैं, तो चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों के गुणांक बराबर हैं तो हम किसी को किसी भी समीकरण को किसी संख्या से गुणा नहीं करेंगे, सेम टू सेम ले लेंगे। a प्लस 10d बराबर कितने 38, दूसरा कितना a प्लस 16d नहीं 15d है, 15d बराबर कितने 73 है। ठीक है, अब देखो मैं a को विलोप कर रहा हूं क्योंकि इनके गुणांक बराबर हैं। अब जिनके गुणांक बराबर हैं उनको अपन विलोप कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त और है कि इनके चिन्ह भी क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। यहाँ ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो विपरीत चिन्ह करेंगे हम। ये किसका है, प्लस का है, तो अब विपरीत चिन्ह करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस है, ये भी क्या है प्लस का है तो क्या कर दे इसे माइनस का कर दे। ध्यान करें, माइनस के कर दिए, चिन्ह बदल दिया आपने, चिन्ह बदल दिए तो अब ये पहले वाले जो चिन्ह है ना, ये प्लस के सारे चिन्ह क्या हो गए, अप्रभावी हो गए, इनका कोई प्रभाव नहीं रहा है। ठीक है, देखो a में से a जा रहा है, देखो ये प्लस का a और ये माइनस का a, इसका मतलब ये हो गया कि a में से a गया तो ये तो कट गया पूरा का पूरा। प्लस के 10d और माइनस के 15d, असमान चिन्ह है ना, और जोड़ना हो तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। 15 में से 10 गए, कितने बचे 5 और d के d, लेकिन चिन्ह किसका बचेगा, बड़ी संख्या के जो चिन्ह लगा है वही बचेगा। यहाँ 15 के कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा बराबर। ये चीज यहाँ है, प्लस के 38 और माइनस के कितने 73, असमान चिन्ह है और हमें जोड़ना है तो क्या करने हैं, बड़े में से छोटा घटा दो। 73 में से 38 जाएंगे, कितने बचेंगे, 73 में से 38 जाएंगे, बचेंगे 35, बचेंगे कि नहीं। अब किसका बचेंगे, प्लस का बचेगा या माइनस के बचेंगे 35, ये बचेंगे माइनस के। क्यों बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या के कौन सा चिन्ह लगा है माइनस का, और बड़ी संख्या के चिन्ह वाला ही चिन्ह बचता है। ठीक है, यहां हमें d का मान निकालना है तो d यही रहने दो, माइनस के 35। अब d के गुणा में -5 है, गुणा में है इसलिए जब हम उसको LHS से RHS में लाएंगे तो गुणा से भाग में आ जाएंगे, गुणा वाली संख्या भाग में और भाग वाली गुणा में हो जाती है। ठीक है, तो d यही रहने दें, माइनस माइनस गुणा और भाग करते वक्त माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, चाहे गुणा करो या भाग करो, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये प्लस के हो जाएंगे। 35 में हम 5 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, तो d का मान कितना आ गया 7 आ गया, d का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, d का मान 7 आ गया तो ये जो मान है वो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। d का मान कौन से समीकरण में रख दे, 1 में रख दे, 1 में रखने पर, 1 में रखने
पर। एक क्या भी बोलो, एक है हमारा a प्लस 10b बराबर कितने 38। a का मान हमारे पास है नहीं 10 इंटू डी का मान है 7 बराबर 38। ठीक है, आपको a का मान चाहिए ना, तो a प्लस 10 को 7 से क्या तो कितने हो गए 70 बराबर 38। ठीक है, a का मान चाहिए, a यही रहने दो 38 बराबर में, इसलिए उसे बराबर में पड़े रहने दो। ये प्लस के 70 हैं, RHS में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो a बराबर कितने हो जाएंगे, देखो ये घटाओ आप तो 32 बचेंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का सॉरी भाई ये प्लस का ये माइनस का, एस मान चिन्ह है बड़ी में से छोटा घट जाएगा। 70 में से 38 गए, कितने बचे 32 बचे, लेकिन चिन्ह किसका बचेगा, बड़ी संख्या का कौन सा चिन्ह लगा है माइनस का, तो माइनस का बचेगा। तो ए बराबर कितने आ गए हमारे पास, ए बराबर आ गया माइनस के 32। अरे भाई आपको 31वां पद ज्ञात करना था, और हमें पता है कि 31वें पद के लिए 31वां पद, उसके लिए क्या चाहिए, चाहे कौन सा भी पद ज्ञात करो आपको ए एन डी ये तीनों चाहिए। ए का मान कितना आया माइनस के 32, एन का मान कितना है, जो एन का मान वही है जो हमें ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना हो गया 31। डी का मान हमने निकाला हुआ है कितने 7। अब देखो आपको पता है एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन का मान कितना 31, ए की जगह मान कितना हो जाएगा माइनस के 32, एन की जगह कितने 31 माइनस 1, और डी की जगह कितना मान उसका 7 है। माइनस के 32, 31 में एक गए कितने बचे 30, और गुणा में कितने 7 माइनस के 32, ये कितने हो गए 210। अब आपको पता है कि ये प्लस के 210 है माइनस के 32 है, यानी 210 में से 32 जा रहे हैं तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 178। ठीक है भाई, 10 में से 2 गए 8 बचे, यहां 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7 बच गए, यहां फिर एक ही तो बचा ना 178, यानी 31वां पद कितना है भी 31वां पद है 178, और यही हमें निकालना था। ध्यान करो एक बार फिर से, कोई बात नहीं है, दोबारा सुनो। आपको ये चीज दे रखी थी ना, तो मैंने क्या किया सेम टू सेम वही लिख दी ना। अब आपको पता है कि 11वें पद को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a प्लस 10d बराबर का बराबर 38 की 38 समीकरण बन गया 1। आपको ये भी दे रखा है, तो ये दे रखा है, ये भी तो काम लेने के लिए दे रखा है, तो वो भी मैंने सेम टू सेम लिख दिया। लिखने के बाद मैंने क्या किया, आज भी यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, सेंड करना पड़ेगा आपको मेरी भी मजबूरी है मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ये 16 है ना, a 16 है, यानी 16वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 15d लिख सकते हैं ना, बराबर कितने 73। ये जो थे सेम टू सेम समीकरण बन गया 2। देखो भी ये दिया था मैंने ये भी काम ले लिया, ये मुझे दिया गया था मैंने ये भी काम ले लिया। समीकरण 1 2 बने, इनको मैंने विलोपन विधि से सरल किया हुआ है जो आपको अच्छे से आती है। यहाँ a से a कट गए, ये माइनस के 5d बराबर माइनस के 35, डी का मान आ गया। डी का मान कौन से भी समीकरण में रख दो, चाहे एक में रख दो या 2 में रख दो, वहां से ए का मान निकालो, तो हमने एक में रख करके ए का मान निकाल लिया कितना माइनस के 32। अब आपको पता है 31वां पद हमें ज्ञात करना है। कोई भी पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक कोई भी पद ज्ञात करने के लिए ए एन डी अंग्रेजी में ये चाहिए। ठीक है, ए का मान माइनस के 32 है, एन का मान 31 है, डी का मान 7 है, इसका सूत्र ये होता है। अब देखो इसमें जिन जिन के मान जानते हो वो रख दो, a का a और n की जगह n का मान 31 है, a का मान माइनस 32 है, प्लस n का मान कितना है 31, क्योंकि हमें 31वां पद ज्ञात करना है, माइनस 1, d का मान कितना है 7। ठीक है, हमने 7 निकाल रखा था ना, ये देखो कैलकुलेशन कर लिए, तो a बराबर कितना आ गया 178, ये आपका n का 31वां पद है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और
फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार आप क्या करें, इन वीडियो को बैक लेकर के वापस से देख लें, समझ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। और आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से कोशिश करिए, क्योंकि जितने तपोगे उतने ही निखर के आओगे। ये वो शिक्षा है जितनी पी जाएगी, जिसको जितना ज्यादा जो ग्रहण करेगा वो उतना ही बलवान होगा। ठीक है, इसलिए मेहनत करो। ठीक है, हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो देखो पूरा का पूरा मैंने एक ही बोर्ड पे करवा दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो दिखाई दे रहा है पूरा बोर्ड पे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहले देखो, एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद कितना है? 12। एक चीज तो ये दे रखी है कि एपी में पद कितने हैं? 50, और तीसरा पद कितना है? 12। दूसरी चीज ये दे दी, और अंतिम पद 106 है। अब बताओ अंतिम पद क्या हुआ, कितने नंबर पद है फिर ये बताओ भाई। एक कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो लास्ट रोल नंबर कितना है बताओ। देखो मैं एक कक्षा में 50 बच्चे बता रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि लास्ट बच्चा है 50 नंबर वाला बच्चा रमेश है। क्या है? रमेश है। तो तुम बताओ कि उसका अंतिम पद कौन है? तो मैंने कह भी दिया कि अंतिम पद कितना है? रमेश है। तो अंतिम पद क्या हुआ? रमेश है। लास्ट बच्चा कौन हुआ? रमेश हुआ। ध्यान करो, एपी में 50 पद है, इसका मतलब 50वां बच्चा कौन है? 106 है। अर्थात 50वां पद क्या हुआ? 106। तीसरा पद कितना हुआ? 12। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वैसे ही है, यहां में इतना ही समझना है। देखो तीसरा पद 12, ये तो सबको पता चल गया कि A3 बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। फिर अंतिम पद 106 दे दिया, यहां उलझ जाओगे। अंतिम पद 106 और कुल पद कितने? 50। इसका मतलब ये 106 है ना, वो कितने नंबर का पद है? 50 नंबर का। अर्थात 50वां पद क्या है? 106। ये ध्यान करें, 50वां पद क्या है? 106। तीसरा पद 12 ज्ञात करना है। 29वां पद, अरे भाई 29वां पद ज्ञात करना है तो क्या चाहिए? AND। वो तो हमें दिया ही नहीं इसने, है कि नहीं? अरे भी हमें 29वां पद ज्ञात करना है। हमें पता है कि कोई भी पद ज्ञात करने के लिए AND इनके मान चाहिए। हमें तो ना तो A दिया, ना N दिया, ना D दिया है। सर N तो दे रखा, हाँ बिल्कुल N का मान दे रखा है, क्योंकि हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो N का मान कितना हो गया? 29 हो गया। आ रही बात समझ में? इतना समझ में आ गया ना। तो हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास A नहीं है, D नहीं है। उनकी व्यवस्था हम करेंगे, और उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे? जो दिया गया है उसी से करेंगे। क्या दिया गया वो हमें पहले लिखना है, इसलिए मैं हर बार दिया गया लिखवाता हूं, ताकि हमें सवाल कहां से शुरू करना हो इस बात का पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर आप सहमत हैं इस चीज से तो मैं लिख देता हूं उत्तर नंबर 8, और आपको दिया है ये लो भी दिया क्या है? एक तो तीसरा पद, ये तो बहुत आसान से दिखाई दे रहा है। तीसरा पद कितना है? तीसरा पद है 12। ठीक है, और अंतिम पद का मतलब 50वां पद। भी कक्षा में 50 बच्चे हैं तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा। 50वां पद कितना है? 106 है। अंतिम पद कहो या A50 कहो बराबर 106, ये चीज दे रखी है। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना क्या है? 29वां पद A29। क्या करना है? A29 हमें ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तीसरा पद दिया था 12, तो मैंने A3 बराबर 12 लिख दिए। फिर अंतिम पद, ये देखो अंतिम पद 106, तो इसका मतलब हमें क्या दिया है?
अंतिम पद कहो या 50वां पद कहो, बराबर कितना दे रखा है, 106 दे रखा है। ज्ञात करना है 29वां पद, ये 29 हमें ज्ञात करना है। देखो बात यह है कि 29वां पद ज्ञात करें तो ए एन डी चाहिए। एन तो आपके पास 29 हो गया, लेकिन क्या नहीं है, ए और डी, उनकी व्यवस्था हम जो दिया गया उसी से करते हैं। बच्चा यहाँ इतना लिखने के बाद समझ में उसको दिक्कत ये आती है कि अब वो करेगा क्या, सवाल का कहां से शुरू करे। अरे भाई ये दे रखा है ना, ये काम लेने के लिए दे रखा है, तो काम लो इससे। A3 बराबर 12 ऐसे लिख दिया। A3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, अब तो A कम डी जानने लग गए ना, कम डी कम डी कब डी कब डी करते हो ना ऐसा, तो A कम डी, एक कम डी। A3 है तो एक कम डी कर दिया ना, 3 की जगह एक कम करके 2 डी कर दिया ना मैंने, तो एक कम डी, एक कम डी, एक कबड्डी, एक कबड्डी, एक कबड्डी, एक कबड्डी ठीक है, तो ध्यान करो, A3 की जगह मैंने क्या कर दिया, एक A प्लस एक कम डी। समझ रहे हो, एक कम डी का मेरे कहने का अर्थ है यहाँ 3 है तो 2D, अगर 4 होता है तो 3D, या 5 होता है तो 4D कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये समीकरण बन गया एक। ये काम ले लिया हमने। अरे भी ये दे रखा है ना, ये भी काम लो, काम लेने के लिए दे रखा है, लेने चलो ले लो। तो A50 बराबर कितना, 106। चलो भी यहां भी वही कबड्डी, क्या कबड्डी, A प्लस 49D, A प्लस 49D, अर्थात देखो ये 50 था तो एक कम डी, 50 में से एक कम कर दिया, 49D, यानी एक कम डी, 50 में से एक कम, 49D हो गया कि नहीं। देखो A50 की जगह कबड्डी खेलना है, A प्लस एक कम डी, अर्थात 50 में से एक कम कर दो, 49D, ऐसे याद कर लो, समीकरण हो गया 2। ठीक है, चलो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल कर लो। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, भी प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, शर्त नहीं कि विलोपन विधि से करो, विलोपन विधि से सरल करने पर। ठीक है, सरल करने पर, ठीक है। तो देखो विलोपन विधि से सरल करने के लिए हमारे पास ये जो समीकरण है ना, इनमें दो चर हैं, समझो कौन कौन से। एक तो A है और एक क्या है, D है। दो चर है ना, इन दोनों चरों में से किसी एक चर को विलोप करना है। देखो विलोप उसी चर को करते हैं जिनके गुणांक बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ A के गुणा में क्या है, 1, और यहाँ A के गुणा में क्या है, 1, तो हम A को विलोप कर देते हैं। तो यहाँ गुणांक पहले से ही बराबर है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, अच्छा वीडियो में दिक्कत आ गई थी बीच में। देखो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल करने पर, एक नंबर समीकरण क्या, A प्लस कितना D है, 2D बराबर कितने, 12, और दूसरा कितना है, A प्लस 49D बराबर कितने, 106। इनको सरल कर लेते हैं। देखो ये प्लस का ही तो है और ये भी क्या है, प्लस का ही है। तो देखो ये जो हम जिस चर को विलोप कर रहे हैं, हम A को विलोप करना चाहते हैं, तो इनके गुणांक तो बराबर है, गुणांक तो बराबर होने ही चाहिए, पर चिन्ह क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए ना। तो यहाँ चिन्ह तो विपरीत है नहीं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो फिर क्या करें, चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का क्या कर देंगे, माइनस, ये प्लस का माइनस, और ये प्लस का क्या कर देंगे, माइनस। ये तो कट गए ना। देखो प्लस के 2D और माइनस के 49D, ये प्लस का है ये माइनस का है, हमें तो जोड़ना है। तो क्या करते हैं, ये एक प्लस का है एक माइनस का है, एस मान चिन्ह होता है तो बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। 49 में से 2 गए, कितने बचे, 47D। और किसके, बड़ी संख्या के जो चिन्ह लगाए वही बचेंगे। यहां बड़ी संख्या के माइनस लगाए, इसलिए माइनस का 47D। ध्यान करें ये चिन्ह ना वो अप्रभावी हो गया है, ध्यान कर लेना। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ये प्लस के 12 और ये माइनस के 106, ये चिन्ह मत बोलने, ये प्रभावी हो गया जब हमने चिन्ह बदला। तो ये माइनस का 106 और ये प्लस के 12 है। एस मान चिन्ह है तो बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो देखो 106 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 94 बचेंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन 94 प्लस के बचेंगे या माइनस के, ये माइनस के बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या के कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का लगा है।
अब देखो डी यही रहने दो, माइनस के 94, डी के गुणा में क्या है माइनस के 47 जो भाग में लग जाएंगे। तो देखो डी बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस गुणा और भाग करते वक्त, माइनस माइनस क्या होता है गुणा और भाग करते वक्त माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 47 का भाग 94 में देंगे, 47 का भाग 94 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, 2। देखो याद करो, हमने पिछला सवाल भी इसी तरीके से किया था ना। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं वीडियो को, ठीक चल रहा है कुल मिला के। तो डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में या 2 में, 1 में रखने पर बताओ a क्या है, a प्लस 2d बराबर कितने, 12। a का मान पता नहीं हमें, लेकिन 2 गुणा d का मान पता है, कितना है 2 बराबर में कितने, 12। ठीक है, अब देखो a प्लस, देखो बोर्डमास के नियम अनुसार पहले गुणा होगा ना, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4 बराबर 12। अब a को यही रहने दे, 12 प्लस के 4 हैं जो LHS RHS में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। a बराबर 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8 बच गए। तो अर्थात a का मान आ गया, अरे भाई हमें कौन सा पद ज्ञात करना था, 29वां, और 29वां ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए थी हमें, a n d, क्या है हमारे पास a, हाँ हमारे पास a है, n हाँ है, d हाँ है, अरे तो सब कुछ तो है ना, याद कर लो। अब देखो आपको यहां क्या करना है, 29वां पद ज्ञात करना है, 29वां पद करना है आपको। a n d चाहिए, उनकी व्यवस्था आपने कर रखी है। एक की व्यवस्था a बराबर d है और n बराबर 29वां पद ज्ञात कर रहे हो, तो n का मान 29 हो गया, d आपने व्यवस्था 2 कर रखी है। तब आप क्या करोगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। a n का मान बोलो कितना है रे, 29, a का मान बोलो रे 8, प्लस n का मान 29 माइनस 1, d का मान बोलो 2। ये देखो सूत्र जैसे कहा वैसे किया मैंने, देखो इनको सरल करो, 8 प्लस 29 में से 1 गए, 28 बचे, और गुणा में क्या लगा, इसके 2 लगा हुआ है, 8 प्लस 28 दूनी 56, इसे सरल कर लो। अब आप a 29 शायद दिखाई दे रहा होगा, हाँ अभी तक दिखाई दे रहा है, पर मैं यहां लिख दूं फिर, a 29 बराबर, देखो 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 64। तो 29वां पद कितना है, 64। इस प्रकार से अगर आपने ध्यान दिया है तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में थोड़ा सा अंतर है। किस चीज का अंतर है, ध्यान करो, केवल इस बात का अंतर है कि यहां हमें खुद को समझना होता है कि ये 106 है ना, ये कितने नंबर का पद है, 50 नंबर का पद, अर्थात 50वां पद क्या है, 106, तीसरा पद 12। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहां कंफ्यूज मत ना होना, बस इतना ही अंतर है कि 50 पद टोटल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अंतिम पद कितने हो गया, अंतिम पद 50वां पद क्या है, अंतिम पद है, 50वां पद क्या है, अंतिम है, अर्थात 50वां पद 106 है। मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि यहाँ अंतिम पद का मतलब ये है कि 50वां पद है, अंतिम पद का मतलब क्या है कि यह 50वां पद है, बस। फिर तो 7 वाला क्वेश्चन और 8 वाले में कोई अंतर ही नहीं रहता है, दोनों सेम तरीके से उसी तरीके से किए हैं, और आप लोगों को ये शायद समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। समझ में आ रहा है ना, अरे बोल के बता दिया करो सर, हम कैसे बोल रहे, अरे लिख दो, और उसमें लिख ही नहीं सकते तो लाइक कर दिया करो, ऐसे कर दिया करो, इतना तो करना है, उसके पैसे नहीं लगते, उसके चार्ज नहीं है, ना पढ़ाई का चार्ज है, ना लाइक का, ना सब्सक्राइब का, किसी के चार्ज नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और आ जाएगा, बस आपका सपोर्ट हमें
चाहिए। जब आप सपोर्ट दोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूं।